तो आज हम सब एक जासूस की भूमिका निभाने वाले हैं, एक कॉस्मिक जासूस। हमारे पास केस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही सुराग है, गहरे अंतरिक्ष से आया एक सिग्नल। और हम सिर्फ फिजिक्स के नियमों का इस्तेमाल करके इस गुत्थी को सुलझाएंगे। चलिए तहकीकात शुरू करते हैं। तो ये है वो रहस्य, ये हल्का सा सिग्नल जिसे 2 लाइगो डिटेक्टरों ने एक ही वक्त पर रिकॉर्ड किया, हमारा इकलौता सबूत है। देखिए, ये कोई मामूली लहर नहीं है, ये तो स्पेस टाइम के फैब्रिक में, उसके ताने बाने में हुई एक असली वाइब्रेशन है। पर सवाल ये है कि इतनी शक्तिशाली चीज पैदा कौन कर सकता है? तो हमारी जांच का पहला कदम क्या है? पहले तो ये समझना होगा कि ये सिग्नल आखिर है क्या और आया कहाँ से। चलिए सबूतों को जरा गौर से देखते हैं। अब देखिए, ये कोई हल्का फुल्का सिग्नल नहीं था, ये इतना साफ था कि इसे रॉ डेटा में भी देखा जा सकता था। और ये सब हुआ सिर्फ 0.15 सेकंड में। सोचिए, जैसे बैकग्राउंड में लगातार एक शोर हो और अचानक आपको एक बिल्कुल साफ फुसफुसाहट सुनाई दे जाए। इसे देखते हम समझ गए थे कि ये किसी मशीन की गड़बड़ नहीं, बल्कि एक असली कॉस्मिक घटना है। ठीक है, अब असली जासूसी का काम शुरू होता है। जैसे कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट सुरागों को एनालाइज करता है, हम भी इस सिग्नल के हर हिस्से को खंगालेंगे, क्योंकि इसकी हर लहर, हर उतार चढ़ाव में एक कहानी छुपी है। चलिए इस सिग्नल को जरा करीब से देखते हैं। बाईं तरफ देखिए, लहरें ऊंची और ऊंची होती जा रही हैं। इसका मतलब है कि सिग्नल वक्त के साथ और ज्यादा स्ट्रांग होता गया। और दाईं तरफ हम देख सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी या कह लें कि पिच, वो भी लगातार बढ़ रही थी। इसे ही चर्प कहते हैं, है ना? जैसे किसी चिड़िया की आवाज जो तेज और ऊंची होती जाती है। तो इस एक चर्प से हमें एक साथ 4 बड़े सुराग मिलते हैं। पहला, ये सिग्नल किसी धमाके से नहीं आया, बल्कि 2 चीजों से आया जो एक दूसरे का चक्कर लगा रही थीं। दूसरा, ये चीजें एनर्जी खो रही थीं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के करीब खींचती जा रही थीं। तीसरा, जैसे जैसे वो पास आईं, उनका ऑर्बिट तेज होता गया, जिससे सिग्नल की पिच बढ़ गई। और चौथा, इस तेज होती रफ्तार ने ग्रेविटेशनल वेव्स को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि क्या हुआ, लेकिन अब सवाल ये है कि इसे किया किसने? अब हम अपने सस्पेक्ट्स की एक प्रोफाइल तैयार करेंगे। तो हमारी जासूसी किट में पहला टूल है चर्प मास। ये एक कैलकुलेशन है जो हम सीधे सिग्नल से निकाल सकते हैं। सीधी सी बात है, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जितनी तेजी से बढ़ती है ना, उससे हमें ये पता चल जाता है कि जो चीजें टकराईं उनका कुल मास कितना था। और यहीं पर मिलता है हमारा पहला बड़ा सुराग। कैलकुलेशन से पता चलता है कि सिस्टम का चर्प मास हमारे सूरज से करीब 30 गुना ज्यादा था। 30 गुना, ये तो बहुत ही ज्यादा है। इस एक जानकारी ने हमारे संदिग्धों की लिस्ट को बहुत छोटा कर दिया है। ओके, एक सुराग तो मिल गया। अब दूसरे सुराग की बारी। हमें ये पता लगाना है कि टकराने से ठीक पहले ये दोनों चीजें एक दूसरे से कितनी दूर थीं। ये हमें बताएगा कि वो फिजिकली कितनी बड़ी या छोटी थीं। और जो जवाब मिलता है वो सच में चौंकाने वाला है। सिर्फ 350 किलोमीटर। आप सोचिए, कॉस्मिक स्केल पर ये कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे सस्पेक्ट सिर्फ भारी नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट, मतलब एकदम ठोस भी होने चाहिए। तो चलिए अब अपने संदिग्धों की लिस्ट देखते हैं। व्हाइट ड्वार्फ नहीं, न तो इतने भारी न इतने कॉम्पैक्ट, लिस्ट से बाहर। न्यूट्रॉन स्टार्स, हाँ कॉम्पैक्ट तो बहुत होते हैं, लेकिन वो हमारे सूरज से ज्यादा 3 गुना भारी हो सकते हैं, 30 गुना नहीं। तो ये भी गए। तो बचता कौन है? सिर्फ एक, जो दोनों शर्तों को पूरा करता है, ब्लैक होल। तो जब आप हर नामुमकिन चीज को हटा देते हैं, तो जो बचता है, चाहे वो कितना भी अजीब लगे, वही सच होता है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने मुजरिमों से पर्दा उठाएं। तो सवाल फिर से वही है, आखिर ऐसी कौन सी चीजें हो सकती है जो हमारे सूरज से 30 गुना से भी ज्यादा भारी हों और फिर भी सिर्फ 350 किलोमीटर के दायरे में एक दूसरे का चक्कर लगा सकें? जवाब अब तक तो शायद साफ हो ही गया होगा। जी हाँ, हमारे मुजरिम हैं 2 ब्लैक होल्स। हर एक का मास हमारे सूरज से लगभग 35 गुना ज्यादा था, और ये दोनों अपने आखिरी पलों में एक दूसरे में समा रहे थे। बस एक बार याद दिला दूं, ब्लैक होल आखिर होता क्या है? ये स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि कुछ भी लाइट तक इससे बाहर नहीं निकल सकती। ये सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट चीज है जो हो सकती है। और ये रहा वो पक्का सबूत
जिसे हम स्मोकिंग गन कह सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनके बीच की दूरी, उनके इवेंट होराइजन, मतलब वो पॉइंट जहां से वापसी मुमकिन नहीं है, उसके कुल साइज से सिर्फ 1.7 गुना ही ज्यादा थी। सिर्फ और सिर्फ ब्लैक होल्स ही इतने भारी और इतने कॉम्पैक्ट हो सकते हैं। केस क्लोज्ड। ठीक है, तो केस तो सॉल्व हो गया, पर अब जरा इस घटना की ताकत का अंदाजा लगाते हैं। जो हमने सुना वो कितना जबरदस्त था। इस टक्कर में हमारे सूरज के मास का 3 गुना सीधे सीधे एनर्जी में बदल गया। सोचकर देखिए, 3 सूरज एक पलक झपकने में गायब होकर सिर्फ एनर्जी बन गए। और जब ये घटना अपनी पीक पर थी तो इसने 3.6 के आगे 50 जीरो उतने वॉट की पावर छोड़ी। ये एक ऐसा नंबर है जिसे हम सोच भी नहीं सकते। असल में ये प्लैंक ल्यूमिनोसिटी के काफी करीब है, जिसे फिजिक्स के हिसाब से एनर्जी रिलीज होने की मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट माना जाता है। अगर आपको इसका अंदाजा लगाना है तो ऐसे सोचिए, उस एक छोटे से पल में GW150914 ने ग्रेविटेशनल वेव्स के रूप में इतनी एनर्जी छोड़ी जो हमारे पूरे ब्रह्मांड के सारे तारों की रोशनी को मिलाकर भी उससे कहीं ज्यादा थी। ये तो सच में होश उड़ा देने वाली बात है। और ये सिर्फ एक बहुत बड़ी कॉस्मिक घटना नहीं थी, ये खोज अपने आप में ऐतिहासिक थी। इसने पहली बार सीधे तौर पर ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया, जिसकी भविष्यवाणी आइंस्टाइन ने 100 साल पहले की थी। इसने फिजिक्स की दुनिया में एक नया दरवाजा खोल दिया। तो इस एक रहस्य को सुलझाकर हमने असल में ब्रह्मांड को सुनने का एक बिल्कुल नया तरीका सीख लिया है। अब हम सिर्फ देख नहीं सकते, सुन भी सकते हैं। अब जरा सोचिए, अंतरिक्ष की गहराइयों में और न जाने कौन कौन सी कहानियां, कौन कौन सी फुसफुसाहटें हमारा इंतजार कर रही हैं।